एट वन आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी और आज सुबह से लेकर दोपहर तक की हर एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से नजर डालेंगे और हर खबर के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या कुछ कह रही है लेकिन शुरुआत करेंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर सीधे दिल्ली चलो अभियान से कर रहे हैं, जहां पर लगातार किसान संगठनों की तरफ से दिल्ली कूच लगातार सुर्खियों में है। किसानों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे का अल्टीमेटम समाप्त हुआ और 300 दिन से चला आंदोलन अब अपने चरम पर है। चाहे हरियाणा दिल्ली शंभू बॉर्डर हो, चाहे पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर वाला इलाका, हर जगह किसानों की जो जत्थेबंदियां हैं वो दिल्ली कूच की तैयारी करती नजर आ रही हैं। और इन तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तरफ से काफी पुख्ता बंदोबस्त किए हैं ताकि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी तरह का कोई सवाल खड़ा ना हो। तो किसानों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 300 दिन पूरे हुए हैं। दिल्ली जाने पर किसान संगठन अड़े हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की यहां पर बात हो रही है और वही खबर सामने आई कि 12 बजे किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका गया। बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो बड़ी खबर इस वक्त सीधे किसान संगठन यानी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जहां पर हम देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग जगहों पर किसान संगठनों की तरफ से 13 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा इस वक्त दिल्ली कूच की तैयारी कर रहा था और आखिरकार दिल्ली कूच शुरू हुआ, लेकिन बीच में ही उन्हें शासन प्रशासन द्वारा रोका गया। जबकि भारतीय किसान यूनियन फिलहाल अपने आप को इस प्रोटेस्ट से थोड़ा दूर बनाया हुआ है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन ने साफ स्पष्ट कहा कि किसान संगठन एसकेएम के साथ वो नहीं है, लेकिन किसानों पर किसी तरह का अत्याचार शासन प्रशासन ना करे, किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना हो, उनके प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की इजाजत दी जाए। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देखिए किसानों का दिल्ली कूच और बॉर्डर पर सुरक्षा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए इतनी भारी तादाद में यहां पर किसानों का संगठन है और वो लगातार अपने अपने जो यूनियन के अलग अलग झंडे और बैनर हैं उनको लेकर यहां पर पहुंचे हैं और सबका एक ही एजेंडा है कि दिल्ली कूच किया जाए। लेकिन शासन प्रशासन, राज्य सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सबने 2020 में पेश आए उस आंदोलन से सबक लेते हुए पहले से ही और ज्यादा पुख्ता तैयारियां की हैं। लिहाजा हर तरह की गाइडलाइन दी गई है। इससे पहले हमने देखा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व कैबिनेट मंत्री अनिल विज की तरफ से साफ कहा कि हरियाणा में किसी तरह के प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। किसानों की सभी समस्याओं का समाधान राज्य सरकार ने किया है, तब भी कोई दिक्कत है तो सीधी बात करें, प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। बहरहाल देखना बेहद खास है, पंजाब की जो तमाम किसान जत्थेबंदियां हैं वो शंभू बॉर्डर पर कूच करने की तैयारी में है, लेकिन हरियाणा की तरफ से उन्हें कोई तरह की किसी इजाजत को नहीं दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ चाहे गाजियाबाद हो या नोएडा हो, वहां पर भी काफी मुस्तैदगी के साथ शासन प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। तो शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 300 दिन पूरे हुए हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर किसान संगठनों का मांग को लेकर यह तीसरी बार दिल्ली कूच है। इसी बीच किसानों को दिल्ली जाने की किसी तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है। सरकार और किसानों के बीच अभी बातचीत भी नहीं हो पा रही है। दिल्ली जाने के लिए किसान संगठन अड़े हैं। केंद्र सरकार से लगातार वो कह रहे हैं कि आप बातचीत कीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल अभी किसी तरह का कोई रुख जाहिर नहीं किया गया है। पिछले दिनों हमने देखा था कि 24 घंटे का अल्टीमेटम किसान संगठनों की तरफ से दिया गया कि उनकी 13 सूत्री मांगों को लेकर केंद्र सरकार अपना रुख जाहिर करे, नहीं तो वो फिर से दिल्ली कूच करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं नजर आया। सरकार का साफ कहना है, केंद्र सरकार का, कि वो समय समय पर किसान की तमाम समस्याओं को लेकर हमेशा सजग रहे हैं, समाधान ढूंढते रहे हैं। लेकिन अगर किसान इस तरह का बार बार प्रोटेस्ट करेंगे तो हर चीज स्वीकार नहीं है। बहरहाल प्रशासन की तरफ से सड़कों पर लोहे की कील बैरिकेडिंग कर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है ताकि दिल्ली कूच के दौरान किसी तरह का उपद्रव नजर न आए। 7 लेयर की सुरक्षा की गई है। आसपास के इलाकों में किसी भी तरह के गलत
वीडियो के वायरल होने की पाबंदी को मद्देनजर अंबाला से शुरू हुआ इंटरनेट बैंड कई इलाकों में लगातार जारी है। इधर एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच चल रहा है। तो जम्मू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली मार्च लगातार जारी है। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की लगातार कोशिश भी की है। और इस वक्त दिल्ली चलो इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ सतीश चौधरी जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय किसान यूनियन से। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया जेके मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। इस वक्त तमाम कैमरों की निगाहें इस वक्त किसानों के स्टैंड को लेकर हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि किसान संगठन जो मुख्य रूप से संयुक्त किसान मोर्चा है 13 सूत्री मांगों को लेकर लगातार सरकार के मद्देनजर दिल्ली कूच की तैयारी में। 13 सूत्री मांगें तो आपकी तरफ से भी रखी जा रही हैं, लेकिन बीते दिनों राकेश टिकैत ने साफ कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ भारतीय किसान यूनियन का किसी तरह का कोई संवाद नहीं हुआ है, लिहाजा आप लोगों ने अपने आप को इस प्रोटेस्ट से थोड़ा दूर रखा है। आवाज आ रही है सतीश जी आप तक? सतीश जी आवाज पहुंच रही सर आप तक? चलिए इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। एक और मंदिर मस्जिद विवाद निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने अलवर देखा, इससे पहले हमने बदायूं देखा, इससे पहले हमने मथुरा देखा, इससे पहले हमने काशी देखा, और लगातार एक के बाद एक मंदिर मस्जिद विवाद जो निकलकर सामने आ रहे हैं। उसके बाद एक और नया विवाद मंदिर मस्जिद मामले को लेकर सामने आ गया है। तो यूपी में एक और मंदिर मस्जिद विवाद पेश आया है, आपको जानकारी दे दें, जहां पर अब लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन स्वीकार कर ली गई है, जिसके बाद एक और मंदिर मस्जिद विवाद सुर्खियों पे। संभल मुजफ्फरनगर के बाद अब जौनपुर में भी विवाद गहरा गया है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने मंदिर होने का दावा ठोका है। तो जौनपुर से यह पूरा मामला पेश आया, जहां पर स्वराज स्वाभिमान वाहिनी की तरफ से एक मस्जिद पर यह दावा ठोका गया कि दरअसल ये पुराने समय में यहां पर मंदिर हुआ करता था। अब इस पूरे मामले को लेकर याचिका स्वीकार कर ली गई है और तारीख भी सुनिश्चित कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इससे पहले हमने देखा कि संभल हिंसा किस तरह से पेश आई, संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान। उसके बाद बदायूं का मामला भी सुर्खियों में रहा, अजमेर शरीफ का मामला भी सुर्खियों में रहा, और उससे पहले काशी मथुरा का मामला भी लगातार सुर्खियों में रहा। लेकिन अब यूपी के जौनपुर से मामला सामने आया, जहां पर एक और मंदिर मस्जिद विवाद सुर्खियों में है। जौनपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां पर एक हिंदू संगठन स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने मस्जिद पर पुराने समय में मंदिर होने का दावा ठोका है। यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें ब्रेक के उस पार।
इनको देश से कोई मतलब नहीं। देश की प्रगति से, देश की शांति से, देश में अमन चैन रहे, इससे कोई वास्ता इन लोगों को नहीं है। इसलिए इन्हें अभी हर मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई पड़ेगा, खोदेंगे ही हर जगह। ये तो एक दो चीजें हुई। जब अजमेर शरीफ जैसी विश्व प्रसिद्ध दरगाह जो है, उस पर ये कर सकते हैं जिसका दुनिया भर में विरोध हुआ और हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, इससे इनको कोई परवाह नहीं। इन्हें तो ये है कि इस देश में आग लगे, ये सत्ता में बने रहे। इनको देश से कोई मतलब नहीं। देश की प्रगति से, देश की शांति से, देश में अमन चैन रहे, इससे कोई वास्ता इन लोगों को नहीं है। इसलिए इन्हें अभी हर मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई पड़ेगा, खोदेंगे ही हर जगह। ये तो एक दो चीजें हुई। जब अजमेर शरीफ जैसी विश्व प्रसिद्ध दरगाह जो है, उस पर ये कर सकते हैं जिसका दुनिया भर में विरोध हुआ और हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, इससे इनको कोई परवाह नहीं। इन्हें तो ये है कि पूरा मामला क्या है? यूपी के जौनपुर में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर जो सुर्खियां आई हैं, अटाला मस्जिद को लेकर बड़ा दावा यहां पर किया गया है। जौनपुर की सुप्रसिद्ध अटाला मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा एक हिंदू संगठन स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने किया है। जो अटाला मस्जिद है, दरअसल वो अपने समय में मंदिर हुआ करता था। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने इसी साल जिला कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में इस मस्जिद को दरअसल पुराने काल में मंदिर होने का दावा किया गया। उसको कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार कर लिया है सुनवाई हेतु, और अब इस पूरे मामले पर तारीख भी मिल गई है। जबकि इस पूरे मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष चुनौती देगा। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई की बात भी सामने आई है, जहां पर स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को पटल पर कोर्ट के जवाब दाखिल करना होगा। सबूत क्या है कि आपकी तरफ से यह पिटीशन दायर की गई। तो यूपी के जौनपुर में अटाला मंदिर मस्जिद विवाद लगातार सुर्खियों में है, जहां पर स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की तरफ से यह दावा ठोका गया जिला सेशन कोर्ट में कि दरअसल जो अटाला मस्जिद है पुराने पौराणिक काल में मंदिर हुआ करती थी, और जब मुगलों ने हिंदुस्तान में शासन किया और उस दौरान तमाम मठ मंदिरों को तोड़ा, तब यह भी एक मंदिर था जिसे तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया। अब इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है। चलिए इसी बीच आगे बढ़ रहे, बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, ईवीएम की, जो एक बार फिर से विवादों में है और विवाद निकलकर सामने आई। बड़ी खबर, विपक्ष ने फिर से ईवीएम की गड़बड़ी का रोना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में हार को लेकर विपक्ष ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाए। अब मामले में कोर्ट फिर से जाने की तैयारी में है कांग्रेस। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब कांग्रेस या विपक्ष की कई पार्टियां चुनाव हारी, उन्होंने सीधे ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सत्ता में मौजूद बीजेपी पर आरोप लगाए। अब तक कुल 16 उम्मीदवार हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं और ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत उनकी तरफ से की गई है। तो हाल फिलहाल में झारखंड का विधानसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, बात जम्मू कश्मीर की हो, हरियाणा की हो या लोकसभा चुनाव हो, पिछले कुछ चुनावों में जिस तरह से मुख्य रूप से विपक्ष में मौजूद कांग्रेस ने कई राज्य खो दिए, उसके बाद ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए गए, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने साफ कहा कि ईवीएम एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब सत्ता में मौजूद बीजेपी ने साफ कहा कि जहां जहां कांग्रेस हारी वहां पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस जीती उन राज्यों पर कांग्रेस की तरफ से ईवीएम में गड़बड़ी का कोई
सवाल नहीं है। मसलन हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक और झारखंड। गठबंधन तो बिल्कुल एक था, लेकिन ये है कि वहाँ पर संदेह तब बड़े पैमाने पर हुआ जब लोग कहने लगे कि हमारी पोलिंग पे वोट हमने सब कांग्रेस को दिए और वोट कांग्रेस को कोई नहीं निकला, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है ही। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि जब वो राज्यों के, जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह सकता था, वो जब पहले ट्रम्प हारे थे कि पुतिन ने हमारा चुनाव हरवा दिया रूस के, उसने अपनी टेक्नोलॉजी से इधर उधर करके, तो ये तो बहुत मामूली चीज़ है। आप लोग जानते हैं आपके फ़ोन में डिसअपीयरिंग मैसेज होते हैं, आप कर दो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में। सॉफ्टवेयर में चाहे जैसा परिवर्तन कर सकते हैं। तो सुना आपने समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव क्या कुछ कहते नजर आए। ईवीएम पर फिर से सियासत गरमा रही है। चुनाव आयोग पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप यहां पर विपक्ष में मौजूद कई राजनीतिक दलों ने लगाया। ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा है। हाईकोर्ट का दरवाजा अब फिर से कांग्रेस खटखटा सकती है। इससे पहले कुल 16 याचिकाएं पहुंची हैं ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को लेकर, और इन तमाम मामलों को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस मुखर होती हुई नजर आई है। तो बात ईवीएम की हो रही है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से नतीजे निकलकर सामने आए, कांग्रेस और कई विपक्ष में राजनीतिक दल इस बात को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि जगह जगह कुछ ही नंबर से चुनाव हार जाना, या जहां पर पूरी तरह से वो आश्वस्त हो वहां से भी जीत हाथ से निकल जाना अपने आप में सवाल है। लिहाजा वो इस हार को कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोर्ट ही अब इस पूरे मामले पर न्याय करे कि क्या वाकई में ईवीएम एकदम ठीक है या नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, जहां पर एक के बाद एक कई राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा या जो मौजूदा वक्त में कर रहा है वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको लेकर पशुपेश फंसा हुआ है। तो हाल फिलहाल में टीएमसी सुप्रीमो व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ही इंडिया गठबंधन का अस्तित्व बनाया और अब उसको सही तरीके से लीड नहीं लिया जा रहा। उनको अगर जिम्मेदारी मिलती है तो वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। जबकि दूसरे दिन हमने देखा किस तरह से शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कहा गया, अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हैं तो हम उनके साथ हैं। कुछ यही बात समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव कहते हुए नजर आए और यही बात तेजस्वी यादव आरजेडी नेता कहते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए साफ कहा कि हाल फिलहाल में कांग्रेस का विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन एकदम निराशाजनक रहा। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं हैं। हाँ, वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों में से एक दल के नेता हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा नहीं है। लिहाजा जिसको बेहतर लगेगा उसको आने वाले वक्त में और जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। तो राहुल गांधी को लेकर इससे पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर की छवि है। ममता बनर्जी का अस्तित्व सिर्फ पश्चिम बंगाल तक है, अखिलेश यादव का यूपी तक और तेजस्वी जी का या लालू का बिहार तक। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो सर्वप्रिय हैं, हर राज्य में उनकी फेस वैल्यू है और लोग उनको मानते हैं, समझते हैं। और इसी बीच खबर निकलकर यह भी आई जहां पर अबू आजमी के मामले को लेकर यूबीटी, उद्धव गुट, शिवसेना और समाजवादी पार्टी की राहें अलग हो गई और महाविकास आघाड़ी ने भी, महाविकास आघाड़ी में से समाजवादी पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया है। आशीष हांडा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से यश भारती भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यश जी, शुरुआत आप ही से करूंगा, समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा।
यश जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। रामगोपाल यादव बहुत मुखर होकर कह रहे हैं कि राहुल, इट्स टाइम टू चेंज। राहुल गांधी में वो करिश्मा नहीं है जो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करे। हाल फिलहाल में जिस तरह से कई राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, तो अब जरूरी है कि इंडिया अलायंस का चेहरा बदल दिया जाए। जबकि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसा चेहरा है इंडिया अलायंस में जिनकी हर एक स्टेट में फेस वैल्यू है और जनता उनको पसंद करती है। नहीं कुणाल जी, जो आपने बात कही वो तो बिल्कुल भी बात नहीं की रामगोपाल जी ने। स्टेटमेंट आपको दोबारा सुनने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी नेता नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के नेता जरूर हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है। और इंडिया गठबंधन में सब सामूहिक निर्णय होते हैं, सब लोग सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं। ममता बनर्जी ने लीड लेने की बात की है। समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में है। मजबूती के साथ वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला पश्चिम बंगाल में कर रही है। आरएसएस को रोकने का, बीजेपी को रोकने का काम जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में बेहतरीन तरीके से किया है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया है। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अब वो चाहती हैं कि वो उस जिम्मेदारी को बड़े रूप में निभाए, तो स्वागत है। समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है। जिम्मेदारी बनती भी है। हर उस आदमी की जिम्मेदारी बनती है जो सांप्रदायिक ताकतों को रोकना चाहता है, वो आगे आए और आगे बढ़ करके काम करे। अगर ममता बनर्जी ने अपनी इच्छा जाहिर की है तो हम उसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, और इंडिया गठबंधन पे टेबल पे बैठ के चर्चा में सारी बातें तय हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या नेतृत्व नहीं कर रहे हैं? इससे पहले हम देख रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी ही जो इंडिया अलायंस को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे। इमरान मसूद जो सांसद है कांग्रेस का, वो कह रहे हैं कि भैया सिर्फ राहुल गांधी ही हैं जो देश में एक्सेप्टेबल हैं एज अ इंडिया लीडर, सुप्रीमो। ममता बनर्जी की इमेज सिर्फ पश्चिम बंगाल तक है, अखिलेश जी की सिर्फ यूपी तक है, तेजस्वी की सिर्फ बिहार तक है और उद्धव जी की सिर्फ महाराष्ट्र तक है। ये बहस का मुद्दा नहीं है। वास्तविकता में मैंने जैसे पहले कहा, मैं वही कह रहा हूँ। इमरान मसूद जी ये कह रहे हैं कि सीमाओं में अगर सीमाओं में रखना चाहते हैं वो सभी नेताओं को, तो जिन सीमाओं की वो बात कर रहे हैं उसमें बेहतर परिणाम दिया है उन नेताओं ने, उनको सम्मान देना चाहिए। इस तरीके से इंगित करना कि वो सीमित नेता हैं और कोई बड़ा नेता या छोटे बड़े की बात नहीं है इंडिया गठबंधन में। यहाँ सब बड़े दिल के साथ में एक साथ आए हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को रोकने के लिए, और क्षेत्रीय दलों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाई। मैंने जैसे कहा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने रोका, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने रोका भारतीय जनता पार्टी को। अब जहां कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी, जैसा हमारे आदरणीय नेता रामगोपाल जी ने कहा, देखिए क्लीन स्वीप कर गए मध्य प्रदेश में, क्लीन स्वीप कर गए छत्तीसगढ़ में, वहां जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी। तो जहां जिसकी जिम्मेदारी है वो बेहतर जिम्मेदारी निभाए। हार और जीत पे समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा होगी कि गठबंधन में बैठ करके तय हो जाएगी चीजों को, और जो चीजें खराब हो रही है उनको बेहतर करने के प्रयास किए जाएंगे। अबू आजमी के मैटर को लेकर हाल फिलहाल में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने अपने आप को महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से अलग कर लिया है। उद्धव गुट पर आरोप लगाया कि आपका चरित्र भी बीजेपी के जैसा ही है। क्या कारण है सर, वहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा? नहीं देखिए कुणाल जी, स्पष्ट चीजें हैं। हम सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं। अगर किसी को सांप्रदायिक ताकतों के साथ में रहना है तो वो खुल के साथ में जाए, और उनके विरोध में रहना है तो खुल के विरोध में रहे। हमारा सांप्रदायिक ताकतों से उनके चरित्र, चाल चेहरा चरित्र के कारण उनका विरोध है हमारा। और अगर वही चाल चेहरा चरित्र कोई और रखता है तो हम उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? वही अबू आजमी साहब ने कहा है कि अगर शिवसेना उद्धव गुट अगर इसी तरीके से रहता है, उनके एक समर्थक ने विज्ञापन दिया है, अब शिवसेना उद्धव गुट को ये स्पष्ट करना है कि वो किस तरह पे चलना चाहती है, क्योंकि जितने भी उनके घटक दल हैं वो सब सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए एक साथ आए हैं। और बहुत कुछ ऐसा ही जो बीजेपी के साथ में भी महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही है। वो नहीं है कटेंगे और बटेंगे के नारे के साथ में। कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध है। पंकजा मुंडे ने कटेंगे बटेंगे नारे जैसे घृणा करने वाले और नकारात्मक नारों का विरोध किया है। उसी तरीके से जो उप मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने भी, अजीत पवार साहब ने भी इस बात का विरोध किया है। तो इनकी विचारधारा के साथ में बहुत ज्यादा कोई साथ में चलने वाला नहीं है। भले आज डॉक्टर आशीष हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से, डॉक्टर आशीष बीजेपी कैसे देख रही है? आप लोग के लिए तो बहुत आसान हो गया होगा। आप तो शुरुआत से ही इंडिया अलायंस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे। आप लोग तो बार बार कह रहे थे कि राहुल गांधी एक फेल प्रोडक्ट है जिसे बार बार
लॉन्च किया जा रहा है। अब तो उनके साथी भी कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी की जगह किसी और को मौका दे देना चाहिए। राहुल गांधी नाम का सिक्का शायद नहीं चल पाया चुनाव में। कुणाल जी, आपको सपा के हमारे आदरणीय नेता यश भारती जी को, आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मैं तो आपके क्वेश्चन को एक स्टेप और एक्सटेंड करूंगा। आपका सवाल तो शायद यह है कि इंडी गठबंधन का नेता कौन। मैं तो इससे एक कदम और पीछे जाऊंगा। है कहां गठबंधन? किसको दिख रहा है गठबंधन? ये लोगों के बीच में इतनी कंफ्यूजन है कि इनका गठबंधन नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये सिर्फ कुछ लोगों का ठगबंधन है जो कि अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए एक साथ आ गए थे। इनका कोई पॉजिटिव एजेंडा है ही नहीं। अभी आपने यश जी को भी सुना, इनका एजेंडा एक ही है, मोदी और आरएसएस को रोकना। नकारात्मक इनकी सोच है और इस सोच के साथ ये दुनिया के सामने, जनता के सामने खुद को जब प्रेजेंट करते हैं तो जनता को ये स्पष्ट समझ में आता है कि इनका विकास एजेंडा है ही नहीं, इनका किसी तरह का उन्नति एजेंडा है ही नहीं। इनका एजेंडा है सिर्फ जो बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर कदम मोदी जी उठा रहे हैं, उसको किसी तरीके से बाधित किया जाए। आप सोचिएगा, ये वो ठगबंधन है जो कहता था हम लोकसभा के लिए हैं। अभी यही क्लियर नहीं है इनको कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ये ठगबंधन बना था या विधानसभा के लिए भी है। अगर लोकसभा के लिए बना था तो लोकसभा में करारी हार के बाद, मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद ये ठगबंधन खुद ब खुद डिसॉल्व हो गया, निस्ते नाबूद हो गया। और अगर ये विधानसभा के लिए बना था तो फिर झारखंड में क्या हुआ, फिर कश्मीर में क्या हुआ, फिर दिल्ली में क्या होने जा रहा है, फिर महाराष्ट्र में क्या हुआ, फिर हरियाणा में क्या हुआ, इन बातों के जवाब इनको खुद को पता नहीं है कि अगर ये गठबंधन है तो कैसे इनका कोई नेता कह देता है कांग्रेस का अखिलेश वखिलेश, और कैसे अखिलेश जी बिना कांग्रेस से बात किए उपचुनाव के अंदर कहते हैं भाई हमने तो 6 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, अब ये 2 तुमको दे रहे हैं या 4 दे रहे हैं, लेने हैं लो, नहीं तो घर बैठो। यानी ये क्लियर जनता के सामने समझ में आ रहा है, ये बिन दूल्हे की वो बारात है कि जैसे ही सिक्के उछाले जाते हैं वो सिक्के लूटने के लिए ये सब एक साथ दौड़ पड़ते हैं। फिर नहीं सोचते कि क्या इस गठबंधन की कोई कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, क्या इस गठबंधन का कोई कन्वीनर भी आज तक फाइनल हुआ है? अगर नहीं तो आज एक तरफ आप कह रहे हैं कि भैया इंडिया गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है और पिछले कई दिनों से संसद का शीतकालीन सत्र नहीं चल पा रहा, उसके लिए आप फिर इसी गठबंधन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं, तो या फिर आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए या कंप्लीटली डिनाई कर दीजिए या फिर साफ बोलिए कि भैया सिर्फ कांग्रेस नहीं चलने दे रही। जब वहां पर विपक्ष का हल्ला होता है तो आप कहते कि इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन के लोग बाकायदा संसद में ये बयान आए हैं। ये सिर्फ हो, मैं बता रहा हूं कुणाल जी, मैं इसका भी वजह बता रहा हूं आपको। क्या होता है, चोर चोर मुसेरे भाई, इनका एक ही कॉमन एजेंडा है कि भारत की उन्नति को डिरेल करना। अगर पार्लियामेंट चलेगा तो कुछ और विधेयक पास होंगे, कुछ और बिल पास होंगे, भारत की और उन्नति होगी। उसको रोकने के लिए ये चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए हैं। पॉजिटिव एजेंडा इनका कोई नहीं है, आगे ले जाने की कोई प्लानिंग नहीं है। ये कहानी है। गठबंधन की बात तो दूर, पहले कोई गठबंधन नेता तो छोड़िए, पहले तो कोई गठबंधन ही नहीं बन पाया, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हो पाती है। अपनी कंफर्ट के हिसाब से लोकसभा में 7 चुनाव लड़ा, उसके बाद ऐलान, लोकसभा के लिए था या विधानसभा के लिए भी था, उसके बाद ऐलान किया कि नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, लेकिन फिर लड़ा। कुणाल जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बात कह रहे थे, चोर चोर मौसेरे भाई। अरे चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो वो सारे मौसेरे भाई आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आज उस एनडीए गठबंधन में अकाली दल कहाँ है, वो शिवसेना पुराना सहयोगी कहाँ है, नीतीश कुमार जी बार बार छोड़ के क्यों चले जाते हैं? क्यों हमारे पास एनडीए का नेता है ना सर? महाराष्ट्र में आपने आप ये बताइए, हमारे पास महायुति का नेता भी था ना, चेहरा दिखाकर हमारे पास नेतृत्व है। आपके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है। आपके पास क्या है ये बताइए। धैर्य रखिए, सवाल किया है, जवाब सुनिए। महाराष्ट्र में चुनाव जीते, चेहरा था, मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, फिर ये चेहरा बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और अगर चेहरा बदलना ही था तो ये चुनाव में क्यों नहीं बताते? ये धोखा देना इनकी पुरानी परंपरा है। हमारा इंटरनल अफेयर है ना, से इन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना को जो जीता वो सिकंदर। जब वो आप अपनी बात करो ना, आपका महाराष्ट्र में क्या स्ट्रक्चर है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी आप एक्वायर नहीं कर पाए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए भी 10% सीटें चाहिए। 288 में से आपको 28 सीटें चाहिए थी। 28 तो छोड़ो, 20 तक नहीं आई, कांग्रेस की ना आई और ना ही समाजवादी पार्टी की आई।
आप वो सोचो ना, बेचारे आप दिन लोग रात कहाँ यही खड़े हो? करते रहे, अपने गांव में गए, तबीयत खराब हो गई उनकी आपके कारण, और कहीं कोई अनहोनी हो जाती तो देश तो देश यार नेता आप जैसे हमारे पूर्व नेताओं की मुख्यमंत्री चिंता को खो छोड़ो, देता, आप अपनी वर्तमान उप बताओ। ये मुख्यमंत्री। मैं तो तो कह रहा ये हूं, आपकी आपके यहाँ बात जो को मैं खेल है सेकंड कि करता कभी हूं। भी किसी को उप कांग्रेस के मुख्यमंत्री बना नेतृत्व दो, में कभी कमी भी है, किसी को मुख्यमंत्री कांग्रेस के बना पास दो। वो और ये नेतृत्व है ही चलिए मुख्यमंत्री अब को नहीं देखना लेकर के बेहद जो खास जगह होगा पर कि आप कह आने रहे हैं वाले कि वक्त आपके में पास आज आप नेता इंडिया ममता है, जी को बना गठबंधन का दीजिए, नेतृत्व कल आप कौन होगा, अखिलेश जी को इस बना दीजिए, बात मुझे को जो उसमें तमाम कोई बयान एतराज निकलकर नहीं सामने है। आ रहे हैं उसका सवाल समाधान क्या ये कुछ है होगा। बहरहाल कि आप बहुत बहुत ममता जी शुक्रिया, अखिलेश जी किसी हमारे को भी साथ जुड़ने के लिए बनाएंगे, डॉक्टर आशीष इंडी हांडा, यश गठबंधन भारती जी, चलेगा बहुत तब बहुत भी नहीं। शुक्रिया। समय का अभाव है, नहीं तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता। इसी बीच आगे बढ़ रहे, रुक कर हरियाणा की तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। गुना बढ़ा है। इस अवसर पर मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी का प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से तथा अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में आपका पधारना, अध्यात्म में आपकी रुचि, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और भगवत गीता के प्रति आस्था और हरियाणा के प्रति लगाव इसका प्रतीक है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 2016 से किया जा रहा है। दिव्य श्रीमद् भगवत गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की प्रेरणा हमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ही मिली है। उन्होंने अमेरिका की अपनी पहली यात्रा के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को द गीता अकॉर्डिंग टू गांधी भेंट किया। उसी समय हमने गीता के पावन संदेश को मानव मात्र तक पहुंचाने के लिए गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुझे खुशी है आज आपके बीच में ये बताते हुए कि हमारे इन प्रयासों में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और गीता ज्ञान संस्थान ने बड़ा ही सहयोग किया है। इनके सहयोग से पहली बार 2019 में यह महोत्सव देश से बाहर मॉरिशस, लंदन में मनाया गया है। इसके बाद सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कनाडा में आयोजित किया गया है। 2023 में यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। इस वर्ष तो 2 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है, श्रीलंका और अगस्त में यूनाइटेड किंगडम मैनचेस्टर में भव्य आयोजन किए गए हैं। मुझे खुशी है कि उपस्थित संतजन व श्रद्धालुगण, हमें गर्व है कि इस पवित्र ग्रंथ गीता भारत का विचार है। इसे पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव की आस्था और जीवन ग्रंथ भी माना जाता है। मुझे इसीलिए मानवता को जिंदा रखने के लिए आज गीता का मनन करना बहुत जरूरी है। आज आप यहाँ पधारे हैं और इससे मैं पुनः आपका यहाँ पधारने पर हरियाणा के हमारे 2,80,00,000 लोगों के ऊपर कुरुक्षेत्र पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता का संदेश दिया, आप यहाँ पर पधारे हैं। हमारा उत्साहवर्धन आपके पधारने से और बड़ा है और हमें बहुत ही यहाँ पर आपके आने से हमारे उत्साह के अंदर बढ़ोतरी हुई है। मैं आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और सबको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से महोत्सव का आयोजन चल रहा है और उसी के तहत एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं सीधे उत्तराखंड की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। यह न सिर्फ
हमारे क्षेत्र को आर्थिकी देने का काम करते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को भी सजोए रखने में, विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी सरकार महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से कार्य कर रही है, अनेक काम कर रही है। और विशेषकर मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूं, क्योंकि हमने बहुत नजदीक से हमारी मातृशक्ति के संघर्षों को देखा है, उनकी परेशानियों को देखा है, कितनी परेशानियों में वो काम करती है। और अब हमारे राज्य को आगे ले जाने का काम, हमारे राज्य को विकास की क्रांति में नंबर 1 बनाने का काम और हमारे राज्य की आत्मा बनने का काम कोई करेगा तो हमारी मातृशक्ति करेगी, हमारी माताएं बहनें करेंगी, जिनके आज अनेक उत्पाद, उनके द्वारा बनाए जाने वाले अनेक उत्पादों की आज लगातार मांग बढ़ती जा रही है। और मुझे खुशी होती है जब मैं उत्तराखंड के किसी भी जनपद में जाता हूं तो वहां देखता हूं कि आज हमारी माताएं, हमारी बहनें जो तमाम प्रकार के अभावों का सामना करती है, तमाम चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कौशल में, उनकी मेहनत में, उनके परिश्रम में, उनके लगन में कहीं कोई कमी नहीं आती है। उनके चेहरे पर अपनी परेशानियों का एक भी सिकंद भी नहीं दिखाई देती है। मैं नमन करता हूं अपनी मातृशक्ति को। आज प्रदेश के अंदर हम किसानों की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ करी और इस किसान सम्मान निधि योजना से आज 8 लाख से भी ज्यादा किसानों को हमारे प्रदेश के अंदर किसान सम्मान निधि की योजना प्राप्त हो रही है। प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिए जाने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसान आगे बढ़े अपने कामों से। अध्यक्ष किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई गजेंद्र चौधरी जी, श्री राजेंद्र लाल जी, जाति मोर्चा, प्रदेश में उद्योग और पर्यटन को लगातार बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने का प्रयास कर रही है, जिससे हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, अपने घर में ही स्वरोजगार करने का अवसर मिले। एक और जहां प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज पूरे हमारे इस केदारखंड क्षेत्र हो या उत्तराखंड हो, इसके प्रमुख दर्शनीय स्थलों की पहचान कर उनका आज विकास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक नीतियां बनाकर उत्तराखंड में निवेश और रोजगार सृजन हेतु अनुकूल राज्य बनाने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। शीघ्र ही जो प्रयास हम कर रहे हैं, पिछले वर्ष हमने देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बड़ा निवेशकों का सम्मेलन किया था और उस निवेशकों के सम्मेलन में 3,54,000 करोड़ के निवेश के करार हमारे साथ निवेशकों ने किए थे और बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ हमारे करार हुए हैं और हमने उनको प्राथमिकता दी है जो राज्य के अंदर अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति में राज्य का साधन बने, साथ में हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार सृजन करने में जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे उनको हम निवेश में सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे। हमने तय किया और इसका परिणाम हुआ कि आज 70,000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश की ग्राउंडिंग की शुरुआत हो गई है। यानी केवल हमने निवेशकों के साथ करार ही नहीं किए, करार करने के साथ उनको धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, आज के इस उपचुनाव, इस अवसर पर मैं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय आशा दीदी को
विजय बनाने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे केदारनाथ विधानसभा चुनाव की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने विकास की अनवरत चलने वाली प्रक्रिया को और तेज गति प्रदान की है। और देखिए, आपने आशा दीदी को चुनाव जिताया, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया, और एक चुनाव बद्रीनाथ में भी हुआ था बगल में। बद्रीनाथ में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी गायब है, और केदारनाथ में बाबा के धाम में आपने कमल खिलाया। 15 दिन के अंदर सरकार आपके घर पहुंच गई, आपके द्वार पहुंच गई, आपके द्वार पहुंच गई। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना ही नहीं था, हमारा लक्ष्य है जनता जनार्दन की सेवा करना। और जो हमने वायदे किए हैं, जो हमने घोषणाएं की हैं, उन सभी घोषणाओं को हम धरातल पर उतारेंगे और हमारी मातृशक्ति को साथ लेकर, मातृशक्ति के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाना भी हमारे संकल्प में रहेगा। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारी मातृशक्ति, हमारे नौजवान आगे बढ़कर आकर काम करें। बाबा केदार के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से ये संभव हो सका है, और आगे की यात्रा भी आप सबके आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी। ये विजय इस चुनाव में, जैसा भरत चौधरी जी बोल रहे थे, बहन आशा। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास मेले कार्यक्रम को संबोधित करने हुए पहुंचे थे। यार तो छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे जारी है।